नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास पत्र में जैसे वर्णमाला, शब्द, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह क्लास, यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस अभ्यास की, जो कि हिंदी पर आधारित है। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य सभी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे प्रश्न वहाँ के लिए जहाँ पर भी हिंदी विषय पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वर्णों में दीर्घ वर्ण है। क्या दीर्घ वर्ण पूछा है? क्या अ है, ए है, आ है या फिर औ है? तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा है दीर्घ वर्ण। तो हम लोग देखेंगे कि जो अ है ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ह्रस्व वर्ण कहेंगे या फिर ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है। यहाँ अगर देखें तो ए है, ये संयुक्त है। क्या है? ये संयुक्त स्वर है। और जो आ है ये आपका दीर्घ स्वर होगा। आ जो है वो दीर्घ होगा और औ जो है ये भी आपका संयुक्त स्वर होगा। बात समझ में आई? तो जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें आप जानते होंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका संयुक्त स्वर। क्या होगा? तो आप कहेंगे संयुक्त स्वर। यहाँ तक बात समझ में आई? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये पूछा है कि जो ई है इसको मुख के किस भाग से उच्चारित किया जाता है? ठीक है, किस भाग से उच्चारित किया जाता है? तो क्या कंठ से होगा, क्या तालु से है, मूर्धा से है या फिर दंत से है? तो हम लोग कहेंगे कि जो ई का उच्चारण स्थान है वो हमारा क्या होगा? तालु होगा। क्लियर है? ई का उच्चारण स्थान तालु होगा। स्पष्ट है? अगर हम देखें तो कंठ से अ और आ का उच्चारण कंठ द्वारा किया जाता है। मूर्धा में री आता है, जबकि स्वर का जो कोई भी स्वर है उनका दंत से उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, दंत से उच्चारण स्वरों का नहीं होता है। दंत में आता है जैसे ता, था, दा, धा और ना। ये 5 वर्ण जो है दंत, यानी कि हम कह सकते हैं ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि जो शब्द होते हैं वो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ होगा रचना या कह सकते हैं कि बनावट। क्या कहेंगे? कि बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कि 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम लोग देखेंगे रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है रचना के आधार पर शब्द, तो कहेंगे हम 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार जो 4 दिया है ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे तत्सम होंगे, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विदेशज शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो क्या विद्यालय योग रूढ़ होगा, जल होगा, बैलगाड़ी होगा या फिर पंकज होगा? कौन सा शब्द योग रूढ़ होगा? तो आप कहेंगे कि योग रूढ़ शब्द होगा पंकज। ठीक है, योग रूढ़ शब्द पंकज होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जितने भी बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं वे शब्द योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ शब्द में 2
शब्दों के योग से बनता है तथा उसका अर्थ तीसरा होता है। इसका जब बनेंगे यानी कि पंक धन जा करेंगे, यानी कि पंक धन जा कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो यहाँ पर हो जाता है पंकज को यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल हो गया, तो अर्थ निकला तीसरा, इसलिए यहाँ पर पंकज जो है योग रूढ़ होगा। जल शब्द जो है ये क्या होगा, ये रूढ़ शब्द होगा। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता। विद्यालय जो शब्द है ये यौगिक है, ये क्या है, यौगिक शब्द है। और बैलगाड़ी भी आपका क्या होगा, ये भी आपका यौगिक शब्द होगा। क्लियर है, बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर कहा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या पंकज है? नहीं है। क्या सरोज, जलज या फिर मनोज होगा? तो अभी हमने पीछे बता चुका हूँ, योग रूढ़ शब्द में मैं बता चुका हूँ कि पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो पंकज कमल का पर्यायवाची है, सरोज भी है और जलज भी है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर नंबर घ होगा, जो कि मनोज है। अब मनोज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो फिर ये किसका है? तो आप कहेंगे कि ये जो है कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। ओके। प्रश्न नंबर 6 हवा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर पूछा है हवा का पर्यायवाची शब्द। इस शब्द को आप काट कर करेंगे अनल। क्या करेंगे? अनल कर लेंगे। क्या हवा का पर्यायवाची अनिल होगा? क्या अनल होगा? पावक होगा या फिर अब्ध होगा? कौन सा इनमें हवा का पर्यायवाची होगा? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हवा का पर्यायवाची जो है वो अनिल होगा। अनल शब्द जो है, अनल और पावक ये दोनों जो है आग के पर्यायवाची हैं। किसके? आग के पर्यायवाची, आग के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे अनल और पावक। अब्ध जो है ये आपका बादल का पर्यायवाची होगा। अब्ध जो है बादल का पर्यायवाची होगा। बादल के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं जैसे जलद, ठीक है, वारिद, ये भी बादल के पर्यायवाची होते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 वह धीरे धीरे जा रहा है। वाक्य में जो धीरे धीरे क्या है? जो धीरे धीरे दिया हुआ शब्द है ये क्या है? क्या क्रिया है? क्या विशेषण है? समुच्चय है या फिर क्रिया विशेषण है? तो आप कहेंगे कि जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया क्या होती है? जो कार्य हो रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं, और विशेषण जो होता है वो संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। समुच्चय वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 वहाँ कोई खड़ा है। वाक्य में कोई शब्द होगा। यहाँ पर पूछा है कि जो कोई शब्द है वो क्या होगा? क्या संज्ञा शब्द होगा? क्या सर्वनाम होगा? क्रिया होगा या फिर विशेषण होगा? तो आप कहेंगे कि जो कोई शब्द है वो आपका सर्वनाम होगा। कोई शब्द क्या है? वो सर्वनाम होगा। क्लियर है? सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पर जो कोई है ये कैसा सर्वनाम होगा? तो आप कहेंगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9
हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या है? क्या 11 है, 12 है, 13 है या फिर 10 है? दिया है हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या। तो ऐसा प्रश्न जब भी होगा तो आप लगाएंगे कि हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या या फिर हिंदी में स्वरों की संख्या। दो प्रश्न हो गए, हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या या फिर हिंदी में स्वरों की संख्या। तो ऑप्शन रहेगा 11। जब हिंदी नहीं दिया होगा और प्रश्न पूछा होगा कि स्वरों की संख्या या फिर पूछे कुल स्वरों की संख्या, यहाँ पर हिंदी नहीं दिया होना चाहिए, तब आपका आंसर होगा 13। क्लियर है? और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको बखूबी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 10, गायक का संधि विच्छेद है? क्या गा प्लस यक होगा, गाय प्लस का होगा, गय प्लस अक होगा या फिर गा प्लस आयक होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, क ख ग या घा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है गय प्लस अक होगा। गय प्लस अक जो है गायक का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर संधि जो होगी वो कौन सी संधि होगी? तो आप कहेंगे संधि होगी अयादि। क्या होगी? अयादि संधि है। यहाँ पर अयादि संधि है। जब अय प्लस आ मिलता है तो क्या बनता है? आय बन जाता है। क्या बनता है? आय में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 11, नाविक का सही संधि विच्छेद है? क्या नौ प्लस विक होगा, क्या ना धन विक होगा, नौ धन इक होगा या फिर ना धन आविक होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा क ख ग घा में? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर भी ग ऑप्शन होगा, नौ धन इक होगा। और यहाँ पर भी आपकी जो संधि होगी वो कौन सी होगी? तो आप कहेंगे यह भी अयादि संधि का उदाहरण है। क्या होगा? अयादि संधि होगा। अयादि संधि क्या होता है? औ धन ई होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर इक लिखा है तो ये जो इक है इसकी मात्रा इस पर आएगी तो आवि हो जाएगा, और यहाँ पर ना पहले दिया है तो हो जाएगा नाविक हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि औ के बाद आ या ई आए, ठीक है, तो वहाँ पर आव या आवि बन जाता है। आप ध्यान रखेंगे। इसके डिटेल जानकारी के लिए आप लोगों को संधि बेहतर से पढ़नी होगी। क्लियर है? प्रश्न नंबर 12, निम्न में संज्ञा शब्द है? क्या आप संज्ञा शब्द है? क्या चलना है, आकाश होगा या फिर लंबा होगा? दिए हुए विकल्पों में कौन सा संज्ञा शब्द होगा? क ख ग घ। तो आप कहेंगे कि जो आप है ये कैसा शब्द है? तो आप कहेंगे ये सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम है। चलना क्रिया शब्द है। ये क्या है? ये क्रिया है। आकाश यहाँ पर संज्ञा शब्द है। आकाश क्या है? संज्ञा शब्द है, जबकि लंबा एक विशेषण शब्द है। लंबा विशेषण शब्द है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 13, अध का विलोम होगा? यहाँ पर पूछा है अध का विलोम क्या होगा? तो अध का मतलब होता है, क्या होता है पहले तो आप बताइए कि अध का विलोम पूर्ण होगा, समाप्त होगा, रति होगा या फिर खत्म होगा? तो अध का विलोम क्या होगा? यदि हमें अध का अर्थ पता हो तो हम इसका विलोम आसानी से पहचान लेंगे। तो अध का जो अर्थ होता है वो होता है, तो आप कहेंगे कि अध का जो अर्थ होता है वो अधूरा होता है। अध का अर्थ अगर अधूरा होता है तो इसका विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा। तो अधूरे का विलोम जो होगा उल्टा होगा, वो आप कहेंगे पूर्ण होगा। क्लियर है? समाप्त का मतलब किसी कार्य का खत्म हो जाना, जैसे समाप्त और खत्म एक ही पर्याय हैं। जबकि रति का अर्थ होता है, रति का अर्थ क्या होगा? रति का अर्थ यहाँ मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? विलोम नहीं, रति का अर्थ बता रहा हूँ। तो आनंद होगा। क्या होगा? आनंद होगा। आनंद आप कहेंगे प्रेम होगा। क्लियर है? ठीक है, ओके।
प्रश्न नंबर 14, यहाँ जागृत का विलोम होगा। पूछा है जागृत का विलोम क्या निद्रा होगा, क्या सुस्त होगा, सुप्त होगा या सुसुप्ति होगा। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। सभी ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो जागृत का विलोम होगा वो होगा सुप्त। क्या होगा। जागृत का विलोम होगा सुप्त। निद्रा, निद्रा का मतलब नींद में, तो इसका होगा जागरण। क्या होगा। जागरण होगा। सुस्त का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सुस्त का विलोम होगा चुस्त। और सुसुप्ति का विलोम होगा, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इसका होगा जागृति। क्या होगा। जागृति होगा। क्लियर है। और जागृत का विलोम सुप्त होगा। प्रश्न नंबर 15 है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द होगा। तो क्या कह रहे हैं, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्या आशातीत होगा, क्या अप्रत्याशित होगा, आशान्वित होगा या फिर प्रत्याशा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें, क ख ग घ में, आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या फिर प्रत्याशा। तो यहाँ पर जो आशातीत है, आशातीत का जो अर्थ होता है वो आशा से अधिक, क्या आशा से अधिक होता है आशातीत। और यहाँ जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होगा आपका खा, अप्रत्याशित होगा। क्लियर है। खा जो है यहाँ पर सही है। आशान्वित का अर्थ होता है कि आशा से भरा हुआ। क्या, आशा से भरा हुआ या फिर जो आशा करता है। ठीक है। और प्रत्याशा का मतलब ही होता है आशा। प्रत्याशा का मतलब ही होता है आशा। आशा मतलब उम्मीद। क्या चीज़, तो आप कहेंगे उम्मीद। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का अर्थ होगा क्या मूर्ख बन जाना, क्या अपमान सहना, बेफिक्र होना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, क ख ग या घ में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। क्लियर है। प्रश्न नंबर 17, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध है। यहाँ अशुद्धि ढूंढना है कि मैंने विद्यालय जाना है में क्या अशुद्ध है। क्या मैंने अशुद्ध होगा, क्या विद्यालय अशुद्ध लिखा है, जाना अशुद्ध लिखा है या फिर है अशुद्ध लिखा है। तो यहाँ पर क्या अशुद्ध लिखा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो अशुद्ध लिखा है वो मैंने अशुद्ध लिखा है, क्योंकि मैंने नहीं होता है। इसका शुद्ध जो होगा वो होगा मुझे विद्यालय जाना है। क्या होगा, मुझे विद्यालय जाना है, ये इसका शुद्ध होगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 18 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य पूछा है कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य क्या 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से वे 3 प्रकार होते हैं, तो आप एक में कहेंगे कृतवाच्य। क्या कहेंगे, कृतवाच्य होता है। 2 में क्या कहेंगे, कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। और नंबर 3 जो होता है वो आपका भाववाच्य होता है। क्या होता है, भाववाच्य होता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ये दिए हुए जो शब्द हैं कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्या जवाब स्त्रीलिंग शब्द है, क्या गुलाब स्त्रीलिंग शब्द है, क्या हिसाब स्त्रीलिंग शब्द है या फिर शराब। तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो हम लोग इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। बड़ी आसान पहचान, जैसे जवाब, क्या कहेंगे, जवाब दिया। तो क्या है, दिया है तो ये पुल्लिंग है। गुलाब खिला, क्या हुआ, खिला, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। हिसाब किया, हिसाब किया जाता है। और शराब को कहेंगे तो पी जाती है। तो पी है ये स्त्रीलिंग शब्द लग रहा है, तो यहाँ पर शराब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा, जो कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है कौन सी वर्तनी ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा शब्द सही लिखा है। क्या
ऑप्शन नंबर का रचयता सही लिखा है। ऑप्शन नंबर ख क्या रचयता सही लिखा है। ग में रचयिता सही है या फिर रचयता सही है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर जो वर्तनी जिसकी सही है वो ऑप्शन नंबर गा होगा। कौन सा होगा? विकल्प नंबर गा होगा, रचयिता सही होता है, बाकी सभी गलत वर्तनी लिखी हुई हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बेहतर लगा होगा यह सेशन, और आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को जैसा भी यह सेशन लगा है। और अधिक आप वीडियोस अगर हिंदी पर चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अधिक बेहतर हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए, बेहतर हिंदी को समझने और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बेहतर घर पे तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।